वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी डिमांडिंग है। वैसे तो हमारे चैनल पे हर एक वीडियो डिमांडिंग ही होता है क्योंकि ज्यादातर सभी जो वीडियोस हमने चैनल पे बनाए हैं वो सभी वीडियोस आपके रिक्वेस्ट पर, आपके क्वेश्चन पर हमने बनाए हैं। तो ये भी वीडियो आपके रिक्वेस्ट पर हम बना रहे हैं, आपकी डिमांड पर हम बना रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू पास बीएससी नर्सिंग, मतलब बीएससी नर्सिंग पास करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। तो उस बात पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू पास बीएससी नर्सिंग। तो इसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रिपरेशन एंड सेकेंड है प्रेजेंटेशन। ये हमारे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन के बारे में। अब आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या होगा आपका प्रिपरेशन गोल। द पार्ट फर्स्ट ऑफ आवर वीडियो। और सेकेंड पार्ट में, पार्ट 2 में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। तो इस वीडियो में बस इसी टॉपिक पर मैं फोकस करने वाला हूँ। अगर मैं ये दोनों भी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने लगूँ तो हो सकता है वीडियो लंबा हो। तो इस वीडियो में बस एक ही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला, आपको बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ, वो है प्रिपरेशन के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए। आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू पास बीएससी नर्सिंग। तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं प्रिपरेशन क्या करें, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। ओके, प्रिपरेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करने वाले हो। मतलब कंटेंट, डेटा, आप कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हो, कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आता है फर्स्ट थिंग, प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अपने साइट पर आपको सिलेबस दिया जाता है, मतलब सिलेबस यूनिवर्सिटी के साइट पर अवेलेबल किया जाता है। तो वहां से आपको सिलेबस लेना है। तो ये सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, दैट इज कंटेंट इज द किंग। अगर आपको कंटेंट पता होगा और आप वो कंटेंट एग्जाम में लिख सकते हो, तभी उस चीज का वैल्यू रहेगा। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि पढ़े क्या या फिर आपको पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक से, कौन से बुक से पढ़े, तो उसके लाइक दैट विल बी ऑफ नो यूज। तो इसलिए आपको सिलेबस कॉपी लेना या फिर सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सिलेबस में आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में आपको देखना है कितने सब्जेक्ट्स है। आपको ये सभी चीजें कैलकुलेशन पे आएगी। सो इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको डिवाइड करना है यूनिट्स कितने हैं, और या फिर यूनिट्स या फिर चैप्टर्स कितने हैं। ओके, तो ये चीज आपको सबसे पहले करनी है। सब्जेक्ट देखिए, एक सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स है टोटल। फॉर एग्जांपल आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में देखो, सोचो लाइक जस्ट कंसिडर 16 यूनिट्स है। तो ये 16 यूनिट्स है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में। तो इस 16 यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए या फिर उनका स्ट्रेंथ कितना है, कितने लंबे यूनिट्स है, या फिर उसमें सब पॉइंट्स कौन से है। अगर आप जब आप सिलेबस कॉपी रीड करते हो तो बस एक बार रीड कर लीजिए सभी पॉइंट्स, सभी जो हेडिंग्स है सिलेबस कॉपी में आपको रीड करने हैं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फिर नर्सिंग फाउंडेशन इस सब्जेक्ट में आपको कौन सी चीजें हैं या फिर कौन से टॉपिक, कौन सी चीजें आप सीखने वाले हो। इसी तरह आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए भी कर सकते हो और आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज आती है, दैट इज सिलेबस कॉपी। आपकी सिलेबस कॉपी रीड करिए, गेट यूज टू इट। आपका सिलेबस क्या है वो समझ लीजिए। एक बार आपको आपका सिलेबस समझ में आया तो आपको आगे की जो चीज़ है वो काफ़ी सिंपल हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, जब भी आप ऐसे कोई हेडिंग्स या फिर कोई भी टॉपिक्स आप देखोगे सिलेबस में तो उसे एक बार गूगल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के सिलेबस कॉपी में एक पॉइंट देख लिया, दैट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उस चीज को आपको क्या करना है, एक बार गूगल करना है। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाएगा, आपको थोड़े कुछ हद तक आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने में या फिर क्लियर होने में काफी हेल्प रहेगी। तो जब भी आप सिलेबस देखने वाले हो, सिलेबस को अच्छी तरीके से रीड करिए। सिलेबस रीड करते समय ऐसे जो सब यूनिट्स या फिर जो भी आप टॉपिक्स देखने वाले हो उसके बारे में एक बार गूगल कर लीजिए, ताकि उस चीज़ को पढ़ने से पहले ही आपको थोड़ा नॉलेज उसका
मिल सके। तो सिलेबस रीडिंग या फिर सिलेबस को जानने के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आप भी खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हो या फिर आप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। वो कैसे? एक चीज आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जो लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उन्हें आपको रीड करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जब आप सिलेबस कॉपी रीड कर रहे हो, सेम टाइम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन है उसमें से आप देखिए क्या कोई क्वेश्चन है जो इस पॉइंट में आता है, मतलब कितनी बार वो पढ़ा है। लाइक लास्ट 5 इयर्स में इस सिलेबस में फॉर एग्जांपल आप यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हो और एट द सेम टाइम आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा है। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो उसमें अगर कोई टॉपिक है जो यूनिट फर्स्ट में आया है तो उसे आप टिक मार्क करिए। फॉर एग्जांपल ये एक यूनिट है और ये कुछ टॉपिक्स है, तो ये जो सेकेंड वाला टॉपिक है वो इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिला है तो उसे एक बार टिक कर दीजिए। तो जितने बार वो टॉपिक आया है उतने बार उसको टिक मार्क कर दीजिए। वो सभी टॉपिक्स, वो सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब ये जो क्वेश्चन होता है वो बस हेडिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन, अगर MSN का आप क्वेश्चन लो COPD, तो ये COPD ही क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं होता है। कई बार आपको 5 मार्क्स के लिए रिस्क फैक्टर्स ऑफ COPD पूछा जाएगा या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ COPD ये पूछा जाएगा। तो अगर COPD 2 बार पूछा गया है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ COPD 2 बार पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बस रिस्क फैक्टर्स ऑफ COPD यही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि COPD ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर किसी भी बारे में लाइक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बस रिस्क फैक्टर ही नहीं पढ़ना, बल्कि आपको पूरा जो टॉपिक है COPD वो पढ़ना है। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं और इस तरीके से आप टिक मार्क करके सिलेबस कॉपी में, और उसको आप एक के बाद एक लिस्ट कर सकते हो और उनको बाद में पढ़ सकते हो। बस इस तरीके से आपका जो सिलेबस बड़ा होता है उसे आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। और जब चीज़ें स्मॉल दिखेंगी, छोटी दिखेंगी, आपको आसान लगेगी। जब चीज़ें आपको दिखने में आसान लगेगी तब आपको आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा। जब आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा तब आप स्टडी करने लगोगे, और जब इंटरेस्ट के साथ आप स्टडी करते हो वो स्टडी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मत भूलना फॉर प्रिपरेशन। थर्ड थिंग इन प्रिपरेशन इज योर बुक्स, रेफरेंस बुक्स। तो आप पढ़ते कहाँ से हैं? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि आपको, अगर आपके जो टीचर सिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर फार्माकोलॉजी सिखाते हैं फ्रॉम द बुक KD त्रिपाठी, अगर वो KD त्रिपाठी रेफर कर रहे हैं और उससे ही आपको नोट्स बनाकर आपको दे रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मेंटालिटी ये होती है कि हमें वही बुक पढ़ना है, वही बुक ईजी है। तो ऐसे ही बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपका दिमाग चलाना है। जो भी चीजें आपको सिंपल लगती है, इजी लगती है, वही आपको करना है। डोंट गो इन डिफिकल्टी। आपको चीजें इजी बनाने हैं। तो आप कैसे बना सकते हो? ऐसी बुक आपको रेफर करनी है, कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो। अब बुक के बारे में बताएं तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुक अच्छी है, ये बुक गलत है। ऑलमोस्ट सभी बुक में आपको सेम चीजें मिलने वाले हैं। अगर एक टॉपिक है HIV एड्स, अगर एक बुक में उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया है, जो भी ट्रांसमिशन के मोड से उसको बताया गया है, तो दूसरे बुक में उसके ऑपोजिट नहीं बताया गया। जो भी यहाँ बताया है वही यहाँ पर भी दूसरे बुक में बताया जाया होगा, लेकिन उसमें जो तरीका होगा वो शायद अलग हो सकता है। उसका बुक का जो टेक्सचर है वो अलग हो सकता है, उसका कलर अलग हो सकता है, उसका ऑथर अलग हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट होते हैं, जो नीडेड है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ऑलमोस्ट सभी बुक्स में सेम होते हैं। तो बुक्स यहाँ पर मैटर नहीं करते। जो मैटर करता है वो है आपके नोट्स। आप नोट्स कैसे बनाते हो? तो इस बुक्स में एक और चीज आएगी, वो है नोट्स। तो आप रेफरेंस बुक कोई भी यूज करो, कोई बुक आप यूज करो, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें से सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना। जब तक आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाते तब तक आपके चांसेस नहीं है। जब आप सेल्फ नोट्स बनाओगे आपके लैंग्वेज में तो आपको चांसेस है टू स्कोर गुड मार्क्स। बस पास ही नहीं बोल रहा हूं मैं, स्कोर गुड मार्क्स। तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको नोट्स बनाने हैं। तो फिर आप नोट्स कैसे बनाएंगे? कंसिडर करो ये आपके नोटबुक का एक पेज है और एक टॉपिक आपने स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पर रैंडमली कहीं पर आप लिख सकते हो शॉर्टकट में। फॉर एग्जाम्पल आपने COPD स्टार्ट किया, तो आपने स्टार्ट किया यहाँ पर COPD। तो शॉर्टकट में आपको इसकी डेफिनेशन बनाओ, COPD में क्या है, और फिर इसके कुछ साइंस, कुछ सिम्टम। इस तरीके से आप छोटे छोटे, यहाँ पर फिर दूसरा टॉपिक, यहाँ पर दूसरा टॉपिक, यहाँ पर दूसरा टॉपिक, इस तरीके से आप शॉर्ट में एक पेज में कई सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है निमोनिक्स। अगर कोई एक है CPLK,
तो इस तरीके से आप उस वर्ड का जो स्टार्टिंग वर्ड है या फिर उस सेंटेंस का स्टार्टिंग, उस पॉइंट का स्टार्टिंग वर्ड से आप इस तरीके से शॉर्टकट बना सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं, और इस जो स्टार्टिंग के वर्ड आप लेकर उसका कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, और इस तरीके से आप चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप इस तरीके से नोट्स बनाते हो तो चीज़ें काफ़ी सिंपल होती है। मेरा मानना ये है कि जब आप स्टडी को इजी बनाते हो अपने हिसाब से, जब आप आपके एफर्ट्स लगाते हो और उसको इजी बनाते हो, तब सब कुछ इंटरेस्टिंग होता है। जब चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है तब उसका जो आउटपुट होता है या फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और काफ़ी बेस्ट होता है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। और इसमें एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टाइम टेबल। उसे यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है आपका टाइम टेबल। अब देखो, कई बार मैंने इस बारे में बात की है, टाइम टेबल या फिर स्टडी के बारे में, कितना टाइम पढ़े, मॉर्निंग में पढ़े या फिर इवनिंग में पढ़े, आफ्टरनून में पढ़े या फिर रात को पढ़े। तो क्या है, देखो टाइम टेबल अगर आपको सूट होता है, अगर आप कर पाते हो, तभी जाकर आप टाइम टेबल बनाओ। अगर आप नहीं फॉलो कर सकते तो टाइम टेबल बिल्कुल भी मत बनाओ। मैं टाइम टेबल रेकमेंड नहीं करता। ये डिपेंड करेगा आप पर। अगर आप लाइक इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, तभी जाकर आप टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको लगता है आप नहीं फॉलो कर सकते, देन डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय मेकिंग टाइम टेबल एंड नॉट फॉलोइंग इट। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो, चीज़ें आपने नोट कर दी है कि मुझे इस तरीके से फॉलो करना है, सब कुछ आपने बना दिया है, और जब आप एक चीज़ फॉलो नहीं कर पाते तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, चीज़ें आपको सब कुछ निगेटिव लगते हैं। व्हेन थिंग्स गो निगेटिव, फर्स्ट थॉट आपका ये होता है दैट यू आर गोइंग टू फेल। तो अगर आपको लगता है इट इज़ पॉसिबल, देन ओनली यू प्रिपेयर टाइम टेबल, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक टाइम टेबल। तो ये जो चीज़ें आप करने वाले हो, इससे एक चीज़ होने वाली है कि आपका इंटरेस्ट बिल्ड होने वाला है। जब आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं लगेगी, आप खुद से ही स्टडी करोगे। एट ए टाइम आपको 2 घंटा, 3 घंटा या फिर 10 घंटा स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपका ब्रेन जो आप स्टडी करते हो उसके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में जो आप पढ़ते हो वो याद रखता है, और लास्ट के 15 मिनट्स में आप जो पढ़ते हो वो याद रखता है। तो इस चीज़ को कॉम्पैक्ट कर दो, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स और लास्ट के 15 मिनट्स, मतलब आप बस 30 मिनट्स के लिए स्टडी करो, आधा घंटे के लिए स्टडी करो। आधा घंटा जो भी आप पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ना, जो भी आप पढ़ोगे आपको कंप्लीटली याद रहेगा। दैट इज साइंस। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। 5 चीज़ें मैंने बताई है, और 30 मिनट्स आपको स्टडी करने को बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन में 24 आवर्स में बस 30 मिनट्स आप स्टडी करो, ये नहीं है। मॉर्निंग का स्टडी सेशन एक ले लीजिए, जहाँ पर आप मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल 6:30 to 7 आप ये पढ़िए, फिर इस टाइम में आप पढ़िए, देन उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद आप कुछ आधे घंटे में स्टडी करें। तो इस तरीके से ब्रेक लेकर आप स्टडी कर सकते हो। और एक टाइम में लाइक सब चीज़ें एक ही टाइम में कवर करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज एक चीज़ें, एक यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर आप जाइए। एक और चीज़ मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, जब आप स्टडी करने स्टार्ट करते हो तो एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट आप स्टडी करो। स्टूडेंट्स होते हैं जो एट ए टाइम सारे सब्जेक्ट्स ले के बैठते हैं, मतलब मॉर्निंग पे ये सब्जेक्ट किया, इवनिंग में ये सब्जेक्ट किया, या फिर आफ्टरनून में ये सब्जेक्ट किया। तो इस तरीके से मत करें। अगर आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग है तो आप कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, देन एट ए टाइम एक सब्जेक्ट आप खत्म करो, तभी जाकर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर स्विच करो। तो अगर इस तरीके से आपने प्रिपरेशन कर दिया, देन डेफिनेटली आपका एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्टअप हो जाएगा। व्हेन योर प्रिपरेशन इज एट 100%, आपका प्रिपरेशन 100% रहेगा, तो सेकेंड थिंग गोइंग इनटू द बैटल एंड फाइटिंग, दैट इज आपके एग्जाम में करना, बस उस पर ही टिका रहता है। सो आपका जो कॉन्फिडेंस वो जो बिल्डअप हुआ होता है आपके प्रिपरेशन से, वो आपके प्रेजेंटेशन पर उसका रिफ्लेक्ट होता है। व्हेन योर preparation is reflected on presentation, you are really going to pass your exam with a very good score. सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर किसी और सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स पर फॉलो नहीं कर रहे हो, तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आपके स्क्रीन पर दी गई है, उन लिंक्स पर आप क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, और इवन आपके डाउट्स आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। वहाँ पर मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading